हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड क्लास है। इसमें हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानने की कोशिश की थी और उसी के क्रम में आज सेकंड लेक्चर होगा। आज लगभग दिल्ली सल्तनत के बारे में जो स्रोत हैं उसको ख़त्म कर देंगे और मुग़ल वंश के बारे में जो आपके साहित्यिक स्रोत हैं उसके बारे में देखेंगे। कल पुरातात्विक स्रोत ख़त्म करके पूरा का पूरा एंड हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको यूपीपीसीएस मेंस, साथ साथ आईएएस मेंस और यदि आप बीए एमए कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीर खुसरो से। तो अमीर खुसरो जो कि एक महान विद्वान और कवि माने जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुआ था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक तक का इनका शासनकाल देखने को मिलेगा। इनका जो आपका संरक्षण है वो गयासुद्दीन तुगलक तक ही है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का काल चालू हो जाता है इसके बाद। तो चलिए देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत बलबन से इनका स्टार्ट होता है। बलबन के काल से, ये बलबन के समकालीन से स्टार्ट होते हैं। कैकूबाद, फिर आगे आपका खिलजी वंश के जितने भी शासक हैं उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक तक का इनका संरक्षण प्राप्त होता है इनको, अमीर खुसरो को। तो इनकी बुक कौन कौन सी है और उसके बारे में दिल्ली सल्तनत में क्या क्या वर्णन है, तो इसके बारे में देखते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण 6 बुकें हैं उन्हीं के बारे में देखते हैं। उनमें से पहला है आपका किरान उस सादेन। तो किरान उस सादेन इनकी बुक है, जिस बुक में सुल्तान कैकूबाद, बंगाल के सूबेदार और भारत की समृद्धि का वर्णन किया गया है। तो इस बुक में सुल्तान जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उसी के सबसे अंतिम शासक देख लीजिए कैकूबाद या गिमर्स से, उनका वर्णन किया गया है इस बुक में। साथ ही साथ बंगाल के सूबेदार और बंगाल की भारत की समृद्धि के बारे में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सेकंड है आपका मिफ्ताह उस फितूह। इसका वर्णन, इस बुक का वर्णन जो अमीर खुसरो ने किया है उसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया है और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में वर्णन किया गया है इस बुक में। नेक्स्ट बुक है नूर सिपेह। तो नूर सिपेहर जो बुक है उसमें सुल्तान मुबारक शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश के आपके शासक हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के दक्षिणी अभियान आदि के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। उसके दक्षिण अभियान के बारे में इसमें बताया गया है नूर सिपेहर में। आशिका में गुजरात शासक की पुत्री, जिनका नाम गुजरात शासक कर्ण की पुत्री, साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। साथ साथ गुजरात विजय के बारे में भी, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय किया था, उसके बारे में भी इस बुक में वर्णन किया गया है। तो इस बुक से हमें ये जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तुगलकनामा में भी अलाउद्दीन खिलजी के वर्णनों का बारे में वर्णन किया गया है और खजान उल फितूह में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही इसमें भी बताया गया है। इतनी बुक जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताती हैं, दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक माने जाते हैं जिन्होंने बहुत ही कार्य किया, उनके बाजार नियंत्रण के बारे में बताया गया है। साथ में उनके सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है। तो ये अमीर खुसरो की इतनी जो बुकें हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही के बारे में देखते हैं। इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है। तो आपको लेखक याद रखना है, वनडे एग्जाम में मिलान करने के लिए डायरेक्ट पूछा जाता है। साथ में फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी और तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाह, तो तारिक ए फिरोज शाह के बारे में है, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तो बलबन से लेकिन स्टार्ट होता है। बलबन के बारे में इन्होंने थोड़ा सा कुछ बताया है। इसके बारे में जितने भी आते हैं उन सबको लेकर लास्ट 6 वर्षों के, शुरुआत के 6 वर्षों के फिरोज शाह तुगलक के काल तक का वर्णन इस बुक में है, तारिक ए फिरोज शाही में। ध्यान दीजिएगा, इस बुक में जो है वो हिंदुओं के प्रति अनुदार व्यक्त किया गया है इस बुक में, तारिक ए फिरोज शाही। इसलिए भारतीय इतिहासकार इस बुक को बहुत ही ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें हिंदुओं की एक तरह से निंदा की गई है। क्योंकि भारतीय इतिहास, क्योंकि इसमें एक रह गया है एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहा गया है कि जब टकसाल में जो आपके चांदी का जो टकसाल में परिवर्तन किया गया था, मुद्रा का जो किया गया था,
मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उस समय हिंदुओं ने टकसाल बनाना प्रारंभ किया था। तो टकसाल का घर माना जाता था हिंदुओं को, जो हिंदू के घर थे वो टकसाल के घर माने जाते थे। साथ में अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था थी उसमें ये कहा गया कि हिंदू और जो काफिर थे वो वस्तुओं की चोरी करते थे। तो इस बुक में इसका भी वर्णन किया गया है, इसलिए भारतीय इतिहासकार इसको उतना सही विश्वसनीय नहीं मानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में इस बुक में और सारी बहुत चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में और सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन यही इतना बुक में जो है वो गलत चीज़ें भी वर्णन किया गया है, इसलिए उतना सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट है फतवा ए फिरोज शाही। फतवा ए फिरोज शाही किसके बारे में है? तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसको लिखा है। तो स्वयं फिरोज शाह तुगलक की है ये फतवा ए फिरोज शाही, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, तो इस राजनीतिक से न रिलेट करके इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख इसमें किया गया है। हिंदू मंदिर का प्रहार किया गया है, इसमें हिंदू मंदिर को तोड़वाया है, इसमें भी वर्णन किया गया है। तो ये ज़्यादातर इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म से प्रेरित होकर बुक लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ये बुक आपका दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताता है। नेक्स्ट है फितूह उल सलातीन। तो फितूह उस सलातीन किसका बुक है? ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक का, इम्पॉर्टेंट है। तो ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक का बुक है फितूह उस सलातीन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने वर्णन किया है इस बुक में। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया है इसके बारे में बताया गया है। आमिर कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी, डाक व्यवस्था को आगे बढ़ाया था, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रेहला। सभी को पता होगा, मोरक्को के शासक इब्न बतूता ईएमबीटी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। इब्न बतूता जो कि 1333 ईस्वी में भारत आए थे। साथ में इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में भी वर्णन किया है रेहला बुक में। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छे से विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। एक यात्रा वृत्तांत है, इसमें पूरा का पूरा वर्णन किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की व्यवस्थाओं के बारे में, बाजार, भारतीय मेलों के बारे में, उस समय कैसे वो शामिल होते थे, पशु पक्षियों के बारे में, जलवायु के बारे में, आदि परिस्थितियों के बारे में रेहला में लिखा गया है। तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तैमूर लंग 1398, आपको याद होगा 1398 का शासनकाल। तो फलफुजात ए तिमूरी, याद रखिएगा, मलफूजात ए तिमूरी किसका है? तैमूर लंग की आत्मकथा, जो कि तुर्की भाषा में है। मलफूजात ए तिमूरी तैमूर लंग की है आत्मकथा, जो कि तुर्की भाषा में है। तो ये तैमूर लंग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है तारीख ए मुबारक शाही। तो तारीख ए मुबारक शाही किसकी है? याहिया बिन अहमद की, याद रखिएगा, नाम याद रखना लेखक का, याहिया बिन अहमद की। इसमें सैयद वंश के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, सैयद वंश के बारे में बताया गया है तारीख ए मुबारक शाही में। साथ साथ मुबारक शाह का, तो मुबारक शाह के बारे में भी इसी में ही बताया गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाक़ियात ए मुश्ताकी एंड तारीख ए मुश्ताकी। तो ये है आपके किसकी लेखक है? तो वाक़ियात ए मुश्ताकी एवं तारीख ए मुश्ताकी शेख रिजकुल्ला, तो शेख रिजकुल्ला द्वारा लिखा गया है। इसमें भी आपके सैयद वंश के बारे में भी बताया गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लेखक याद रखना है, शेख रिजकुल्ला द्वारा लिखा गया ये बुक है। नेक्स्ट है मखजान ए अफ़गान। तो मखजान ए अफ़गान नियामत उल्लाह द्वारा लिखी गई बुक है, मखजान ए अफ़गान। इसमें लोदी वंश से संबंधित चीज़ें वर्णन की गई हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी आदि, इब्राहिम लोदी, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, मखजान ए अफ़गान किसका है? नियामत उल्लाह का है। नेक्स्ट है तारीख ए दाऊदी। तो तारीख ए दाऊदी अब्दुल्लाह की बुक है, जो कि जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर के समकालीन में इस बुक को लिखा था किसने? अब्दुल्लाह ने। और इसमें लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी के बारे में, भारत में अफगान शासकों के समय की स्थिति के बारे में, समय के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। लिखा तो गया था बुक जहांगीर के समकालीन में, लेकिन वर्णन किया गया है आपका लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी और लोदी वंश के अन्य शासकों के बारे में, साथ साथ भारत में अफगान शासकों के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के समय विभिन्न प्रांतों को जानने के स्रोत में देख लेते हैं। प्रांतों को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो सिंध प्रांत के इतिहास को जानने के लिए तारीख ए सिंध है,
जिसको लिखा है मीर मोहम्मद मासूम ने। तो मीर मोहम्मद मासूम ने लिखा है तारीख़ हिंद। कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए तारीख़ रशीदी है, जिसको मिर्ज़ा हैदर ने लिखा है। तो मिर्ज़ा हैदर ने लिखा है क्या, तारीख़ रशीदी। बंगाल के इतिहास को जानने के लिए रियाज उस सलातीन, तो रियाज उस सलातीन ने लिखा है। हुसैन सलीम ने लिखा है इसको, रियाज उल सलातीन को नाम रखेगा याद बंगाल के इतिहास को जानने के लिए। अब देख लेते हैं, ये थे दिल्ली सल्तनत के सारे स्रोत जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में बताते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में यदि आए कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दिल्ली सल्तनत के बारे में जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ज़्यादा शब्दों में लिखना नहीं रहता है, इसलिए आप लोग स्टार्ट करके लिखिएगा। नेक्स्ट है, मुगल वंश का इतिहास जानने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। तो तुजुक-ए-बाबरी या तो इसको कहा जाता है बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है, बहुत ही विश्वसनीय मानी जाती है बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में है। इसमें बाबर के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है, बाबर के राजनीतिक जीवन के बारे में, बाबर के पूरे वर्णन किया है, बाबर ने कैसे संघर्ष किया, बाबर की युद्धों के बारे में, इब्राहिम लोदी और बाबर राणा सांगा, इन सभी के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। चंदावर जो जितने युद्ध हुए थे उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। साथ साथ कहीं कहीं पर हुमायूं के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है मैडम वेबरिज ने। तो मैडम वेबरिज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो फारस तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद किया है डायरेक्ट इन्होंने। ये बाबर की सारी आत्मकथाओं के बारे में, साथ साथ हुमायूं के बारे में कुछ थोड़ा बहुत वर्णन किया जाता है इसमें। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी इसमें ही बताया गया है मुगल वंश के। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तारीख़-ए-रशीदी। तो तारीख़-ए-रशीदी लिखा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर के द्वारा फ़ारसी भाषा में। तो मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। यह भी बाबर और हुमायूं के बारे में वर्णन करता है। ये बुक बाबर और हुमायूं के बारे में पूरा का पूरा वर्णन करता है, कैसे हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध किए हुमायूं के बारे में बताया गया है। शेर शाह सूरी के बारे में बताया गया है इसमें। हुमायूं ने कैसे गुजरात पर युद्ध किया, रणथंभौर अभियान किया, सभी के चित्तौड़ अभियान किया, बिलग्राम का युद्ध कैसे हुआ, इन सभी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हबीब उर। तो हबीब उर सियर के बारे में है, जो कि ख्वांद अमीर ने लिखा है। याद रखिएगा, बुक इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा है मिलान करने के लिए, ये अच्छे अच्छे बुक हैं, आपको याद होने चाहिए। तो नाम है हबीब उर सियर, लिखा है ख्वांद अमीर ने। इसमें भी इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। हुमायूंनामा जो कि बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन, जिसका नाम गुलबदन बेगम है, फारसी भाषा में किया है हुमायूंनामा का वर्णन। हुमायूंनामा बुक को लिखा है किसने, फारसी भाषा में लिखा गया है, ये ग्रंथ है हुमायूंनामा, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा है। इसमें बाबर के चरित्र के बारे में, बाबर के जीवनचर्या के बारे में और बाबर के अंतिम समय की घटनाओं के बारे में, साथ साथ बाबर की मृत्यु के बारे में सभी कुछ इसमें बताया गया है। साथ में हुमायूं के 1555 की महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई थी, 1540 के बाद बाबर भाग के चला गया था शेर शाह सूरी के डर से, उसके बाद के वर्णन के बारे में इसमें अच्छे से बताया गया है। लेकिन ये एक बात ध्यान में रखना, इसमें राजनीतिक घटनाओं के बारे में उतना नहीं बताया गया है। इसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर आधारित घटनाएं बताई गई हैं कि बाबर का और हुमायूं का व्यक्तिगत जीवन कैसे था। उनके भाइयों के बारे में बताया गया है कि हुमायूं के भाइयों के बारे में कैसा कैसा है, कैसे कैसे संघर्ष हुआ, उनके परिवार में कैसे कैसे हुआ। तो उनके व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में ज़्यादा बताया गया है, ना कि इसमें इतिहास के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो इसलिए ये जो बुक है वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में ये विस्तृत वर्णन करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है हुमायूंनामा के बारे में। चलिए आज का क्लास यहीं तक करते हैं। कल आपका मुगल काल का पूरा साहित्यिक स्रोत खत्म हो जाएगा, इसके बाद पुरातात्विक स्रोत देखकर पूरा का पूरा एंड कर देंगे। फिर आपके अरबों का आक्रमण देखेंगे 712 से। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, धन्यवाद।